पिछले लेक्चर में हमने बात की थी बॉर्न-हैबर साइकिल के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि बॉर्न-हैबर साइकिल इज टोटली बेस्ड ऑन हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, और उसमें हमने एक्सप्लेन भी किया था कि हेसेस लॉ क्या कहता है। तो हेसेस लॉ से हमने सीखा कि अगर कोई भी रिएक्शन हम एक स्टेप में करते हैं तो उस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप और इट टेक्स प्लेस इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, उसी हेसेस लॉ के बेसिस पे हम आज सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल की लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉर्न-हैबर साइकिल। ठीक, तो सबसे पहली बात, बॉर्न-हैबर साइकिल जो है इसको हम यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। ठीक, एंड इट इज बेस्ड इटसेल्फ ऑन हेसेस लॉ। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हमें सोडियम क्लोराइड जिस आयनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करना है, ठीक, विल राइट इट्स रिएक्शन। ठीक है ना, हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे और इसकी रिएक्शन हम वही वाली रिएक्शन लिखेंगे जिसमें ये अपने ही एलिमेंट से हम इसको बनाते हुए दिखाएंगे। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड बनता है कैसे। सोडियम क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेटल विच इज ऑब्वियसली इन द सॉलिड स्टेट। ठीक, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ, and it will result in the formation of sodium chloride solid substance। ठीक, क्लियर। नाउ अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो 1 मोल ऑफ NaCl कैसे बनेगा, ऑब्वियसली इट विल बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग हाफ ए मोल ऑफ क्लोरीन गैस, क्योंकि हाफ ए मोल ऑफ क्लोरीन गैस विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स विल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स टू फॉर्म 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक, नाउ अगर हम इस रिएक्शन को देखें, इस रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड बन रहा है अपने ही एलिमेंट्स की रिएक्शन से, डायरेक्ट रिएक्शन से। ठीक, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, विल कॉल इट एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो फॉर दिस रिएक्शन विल बी हैविंग सम वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एफ। ठीक, या डेल्टा एच फॉर्मेशन, इसका वैल्यू हमें दिया गया होगा। ठीक है ना, नाउ द फर्स्ट थिंग व्हिच वी विल बी नोइंग हियर इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब बॉर्न-हैबर साइकिल में हमें क्या करना है, व्हाट वी विल बी डूइंग इज हम इसी सोडियम क्लोराइड को प्रिपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉम द सोडियम एंड क्लोरीन गैस। ठीक, बट हम इसी रिएक्शन को मतलब स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक, वी कैन स्प्लिट दिस रिएक्शन इनटू अ नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक, फॉर एग्जांपल सोडियम जो है हमारे पास, सोडियम को अल्टीमेटली क्या बनाना है, सोडियम को अल्टीमेटली बनाना है Na पॉजिटिव और क्लोरीन को क्या बनाना है, क्लोरीन को बनाना है Cl नेगेटिव। ठीक, तो जाहिर सी बात है ये सोडियम क्लोराइड का बनना एक ही स्टेप प्रोसेस नहीं होगी। ठीक, थियोरेटिकली अगर हम कहें वी कैन से दैट इट कंसिस्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक, पहला स्टेप क्या होगा, ये सोडियम जो है, सोडियम मेटल को हमें सोडियम आयन बनाना है। ठीक, मगर अगर आपको पता है सोडियम मेटल से मुझे सोडियम आयन बनाना है Na पॉजिटिव, आई हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ठीक, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी की जरूरत लगती है जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है दैट इज डिफाइंड ओनली फॉर एन आइसोलेटेड एटम एंड अ गैसियस एटम। ठीक, सो दैट मींस इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, वो आयनाइजेशन एनर्जी देने के लिए मुझे पहले सोडियम मेटल को सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट करना है, गैसियस स्टेट में। ठीक, सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, सो आई कैन से दैट ये सोडियम सॉलिड जो है इसको मैं पहले किस में कन्वर्ट कर दूंगा, सोडियम गैस में। ठीक, और सॉलिड से जब भी किसी सबस्टेंस को गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, वी कॉल इट एज सब्लिमेशन। तो जाहिर सी बात है इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहेंगे और सब्लिमेशन होने के लिए जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को हम नाम देंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक, एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा एच सब्लिमेशन। ठीक, इसका ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वैल्यू होगा जो हमें देके होगा। ठीक, सिमिलरली अब सोडियम गैसियस स्टेट में बन गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस गैसियस सोडियम को हम गैसियस सोडियम आयन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, यू ऑलरेडी नो दैट अगर मैं एक न्यूट्रल एलिमेंट्स को एक कैटाइन में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है और उसके लिए एनर्जी लगेगी, दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी, और ऑब्वियसली इसका वैल्यू भी मुझे दिया गया होगा।
होगा, ठीक। सिमिलरली अब क्लोरीन को क्या बनाना है, क्लोरीन एटम, ठीक है, सॉरी क्लोरीन आयन, Cl नेगेटिव आयन, ठीक। अब चूंकि Cl नेगेटिव आयन बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक। एंड वी नो कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब एक न्यूट्रल एटम ले लेता है तो उस वक्त कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आयनाइजेशन एनर्जी की तरह डिफाइन होता है, कहां पे, फॉर एन आइसोलेटेड एटम एंड फॉर ए गैसियस एटम, ठीक। तो अगर हम क्लोरीन गैस की बात करें, क्लोरीन ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की, इसका स्टेट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन दूसरी कंडीशन है दैट इट मस्ट बी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, आइसोलेटेड मीन्स कि इसके दरमियान कोई भी बॉन्ड नहीं होना चाहिए, एटम्स के दरमियान कोई भी बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ये एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक। बट वी नो दैट क्लोरीन गैस इट एग्जिस्ट्स एज Cl-Cl बॉन्ड, ठीक है। तो मुझे पहले क्या करना है, मुझे इस क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। और जब भी हम क्लोरीन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक। और उस एनर्जी को हम नाम क्या देते हैं, वी कॉल इट एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। नाउ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मुझे चाहिए सो दैट Cl2 किस में कन्वर्ट हो जाए, Cl एटम्स में, ठीक। अब चूंकि यहां पे मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ हाफ ए मोल ऑफ क्लोरीन है, हाफ ए मोल ऑफ क्लोरीन है, ठीक। अगर 1 मोल ऑफ क्लोरीन के अंदर बॉन्ड्स को ब्रेक करना था, 1 मोल, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ क्लोरीन होता, 1 मोल ऑफ क्लोरीन से क्या होता, 1 मोल ऑफ क्लोरीन मुझे क्या दे देते, 2 मोल्स ऑफ Cl एटम्स, ठीक। बट चूंकि मेरे पास कितना है, हाफ ए मोल ऑफ क्लोरीन, हाफ ए मोल ऑफ क्लोरीन मुझे क्या देगा, ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल से 2 एटम्स मिलेंगे, तो हाफ मोल से क्या मिलेगा, हाफ मोल से हमें मिलेगा 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स, ठीक। नाउ दैट मींस हाफ ए मोल ऑफ क्लोरीन जब डिसोसिएट होंगे तो ये हमें क्या देंगे, दे विल गिव अस 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स, ठीक। अब चूंकि मुझे यहाँ पे बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, उसके लिए क्या लगेगी, एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, विल कॉल इट एज डेल्टा H डिसोसिएशन, ठीक है, डेल्टा H डिसोसिएशन, ठीक। बट चूंकि मुझे यहाँ पे 1 मोल ऑफ क्लोरीन बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं करना है, हाफ ही मोल ऑफ क्लोरीन बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू दिया गया होगा, मुझे वो सारी एनर्जी वहां पे यूटिलाइज नहीं होगी, बल्कि उस एनर्जी का कितना यूटिलाइज होगा, हाफ होगा, ठीक। सो दैट मीन्स इस स्टेप को करने के लिए आई विल बी रिक्वायरिंग हाफ ऑफ डेल्टा H डिसोसिएशन, क्योंकि हर कोई एंथैल्पी जो है दैट विल बी डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ स्पीशीज, क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूंकि 1 मोल नहीं बल्कि हाफ ए मोल ऑफ क्लोरीन बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, इसलिए जो एनर्जी लगेगी वो पूरी नहीं लगेगी, उसका हाफ ही लग जाएगा, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट अब क्लोरीन एटम्स भी बन गए, क्लोरीन एटम्स भी बन गए, ठीक। अब क्लोरीन एटम्स को हमें क्या करना है, Cl नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें इसको इलेक्ट्रॉन देना है, जो किसने रिलीज किया, Na पॉजिटिव ने। तो जब Cl गैस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड टू Cl नेगेटिव गैसियस एटम, ठीक। एंड ऑब्वियसली व्हेन ए न्यूट्रल गैसियस एटम इज कन्वर्टेड इनटू a gaseous cation, there is an enthalpy change for that process, and that enthalpy change is called as delta HEG। डेल्टा HEG का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब उसके बाद अब Na पॉजिटिव बन गया और Cl नेगेटिव बन गया, ठीक है ना। अब ये एक दूसरे के क्या आएंगे, नजदीक आएंगे, एंड व्हेन दे विल कम क्लोज टुगेदर they will result in the formation of an ionic crystal of sodium chloride, ठीक। अब इस स्टेप में क्या हो रहा है, कैटाइन और एनाइन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक। तो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब कैटाइन और एनाइन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, they result in the formation of ionic crystal lattice, and the amount of energy released when 1 mole of an ionic crystal lattice is formed, that energy is actually what we call as delta H लैटिस, डेल्टा H लैटिस, ठीक। तो इस साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन को, जिसमें हमने एक रिएक्शन को बहुत सारे स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया एक साइक्लिक मैनर में, इसको हम बॉर्न-हैबर साइकिल का नाम देते हैं, ठीक है ना। अब इस बॉर्न-हैबर साइकिल से हमें क्या निकालना है, लैटिस एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे लैटिस एनर्जी, उसके लिए हमें हेसिस लॉ का यूज करना पड़ेगा, ठीक। हेसिस लॉ क्या कहता है, हेसिस लॉ कहता है ना कि अगर मैं सोडियम और क्लोरीन की डायरेक्ट रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना देता, ठीक, उस वक्त एनर्जी रिलीज होती जिसको हम क्या नाम देते हैं, डेल्टा HF,
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब इन स्टेप से भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं यही NaCl बना रहा हूं, लेकिन इन यूजिंग डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ के हिसाब से क्या होगा, हेसेस लॉ विल से डेल्टा H फॉर्मेशन वो किसके बराबर होगा, डेल्टा H फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू, शाबाश, किसके बराबर होगा, वो होगा ना इन सभी स्टेप्स के अंदर जो एनर्जी, इन सभी स्टेप्स की जो एंथैल्पी चेंज होगी उसका एल्जेब्रिक सम, जैसा कि हमने इसके पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। सो अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ डेल्टा H फॉर्मेशन वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H सब्लिमेशन, ठीक, प्लस इस स्टेप के लिए जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H आयनाइजेशन, प्लस नेक्स्ट स्टेप के लिए डेल्टा H डिसोसिएशन बाय 2, ठीक, प्लस होगा डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और प्लस लास्ट वाले स्टेप में जो एनर्जी यूज होती है प्लस डेल्टा H लैटिस, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में दिया गया होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू भी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का वैल्यू भी, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन का भी, डिसोसिएशन का भी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी, और डेल्टा H लैटिस का वैल्यू हमें निकालना होगा, ठीक। तो सिंपल अब बन गया, अब आपके पास सभी नोन क्वांटिटीज है, एक क्वांटिटी अननोन है, तो यू विल बी इजीली एबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा H लैटिस, क्लियर, ठीक है ना। सो दैट मीन्स हमने बॉर्न-हैबर साइकिल के बेसिस पे इनडायरेक्टली निकाला वैल्यू ऑफ डेल्टा H लैटिस, लेकिन डेल्टा H लैटिस को निकालने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, हेसेस लॉ, और हेसेस लॉ के बेसिस पे ही हम ये वाली इक्वेशन को सेटअप कर सकते हैं। अब यहां पे सिर्फ आपको क्या ख्याल रखना है, आपको ये ख्याल रखना है कि आपके इस बॉर्न-हैबर साइकिल में जो वैल्यूज दिए गए होंगे डिफरेंट एनर्जीज के, आपको उसको कहां पे पूरा लेना है, कहां पे हाफ हो जाएगा, कहां पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, कहां पे मल्टीप्लाई बाय 3 हो सकता है, ठीक है ना। ये इस चीज का आपको ख्याल रखना है, बाकी आप ये आराम से कर सकते हैं, आप किसी भी कंपाउंड के लिए बॉर्न-हैबर साइकिल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr2 के लिए बॉर्न-हैबर साइकिल को सेटअप करें और उसके ऊपर हेसेस लॉ को अप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। So let's try to set up Born-Haber cycle for magnesium bromide, ठीक। तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड शाबाश किससे बनेगा, मैग्नीशियम मेटल से और ब्रोमीन नॉन मेटल से, ठीक है ना। So we'll be setting up the reaction simply. This is magnesium solid state, ठीक। उसके बाद ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक। Now it will result in the formation of what? It will result in the formation of magnesium bromide का फॉर्मूला क्या बनेगा, मैग्नीशियम इज डाइवैलेंट, ब्रोमीन इज मोनोवैलेंट, ठीक। तो 2 ब्रोमीन लगेंगे एक मैग्नीशियम के साथ, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ MgBr2, ठीक। सो कंपाउंड जो होते हैं आयनिक कंपाउंड्स वो सभी सॉलिड फॉर्म में होते हैं क्योंकि आयंस के दरमियान स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। अब यहां पे एक चीज का ख्याल रखना है, वो ये कि ब्रोमीन जो है, जैसे हमने इससे पहले क्लोरीन की बात की, क्लोरीन एक्ट्स एज ए गैस, हैलोजेंस में फ्लोरीन गैस होता है, क्लोरीन गैस होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक। तो इस चीज का ख्याल रखना है, दैट मींस हम जो ब्रोमीन यूज करने वाले हैं दैट विल नॉट बी इन द गैसियस स्टेट, दैट विल बी नेचुरली एग्जिस्टिंग इन द लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना है, शाबाश। नाउ इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, अपना डेल्टा H F का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा जो कि देके होगा वहां पे क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सेट अप द बॉर्न-हैबर साइकिल। तो व्हाट वी विल डू, हम इसके डिफरेंट स्टेप्स करेंगे, शाबाश। मैग्नीशियम से हमें क्या बनाना है, असल में Mg2 पॉजिटिव, ब्रोमीन से क्या बनाना है, Br-, ठीक है। Mg2 पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे फिर से इसको क्या करना है, आयोनाइज करने के लिए मुझे आयनाइजेशन एनर्जी देनी है, आयनाइजेशन एनर्जी देने के लिए ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कन्वर्ट इट इनटू गैसियस स्टेट, ठीक, सॉरी गैसियस स्टेट। इस प्रोसेस के लिए क्या लगेगा, डेल्टा H, अगेन डेल्टा इज सब्लिमेशन, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये मैग्नीशियम जो हमारा बन गया ये मैग्नीशियम जो हमारा बन गया, इसको हमें क्या करना, वी हैव टू आयोनाइज इट, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव। उसके लिए क्या लगेगा, डेल्टा H
आयनाइजेशन, फाइन, Mg का काम हो गया। अब ब्रोमीन, ब्रोमीन के लिए हमें क्या करना है, ब्रोमीन आयन बनाना है, और ब्रोमीन आयन बनाने के लिए इट शुड बी इन द गैसियस स्टेट एंड इट शुड बी आइसोलेटेड। सबसे पहली बात कि ये गैसियस स्टेट में नहीं है, ये लिक्विड स्टेट में है। दूसरी बात, ये आइसोलेटेड भी नहीं है, इसमें भी ब्रोमीन और ब्रोमीन के दरमियान क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम इस लिक्विड ब्रोमीन को गैसियस ब्रोमीन में कन्वर्ट करेंगे, Br2 गैसियस, ठीक। एंड फॉर दिस प्रोसेस व्हाट विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड, यू नो, लिक्विड से जब गैस बनता है इसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन या वेपराइजेशन। विल कॉल दिस एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन, ठीक। नाउ नेक्स्ट स्टेप में Br के दरमियान मुझे क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो जब मैं Br और Br के दरमियान बॉन्ड ब्रेक करूंगा, एक मॉलिक्यूल से 2 एटम्स मिलेंगे, 1 मोल से कितना मिलेगा, 2 मोल्स मिलेंगे, ठीक। सो यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ Br एटम्स, ठीक। एंड फॉर दिस प्रोसेस आपने क्या किया, असल में बॉन्ड ब्रेक किए। सो इस प्रोसेस के लिए क्या होगा, यू विल रिक्वायर डेल्टा H डिसोसिएशन, ठीक। पिछले वाले केस में हमने क्या किया था, डेल्टा H डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई 2 लिया था, क्यों, क्योंकि वहां पे हाफ ए मोल ऑफ क्लोरीन यूज होता था, ठीक। यहां पे हमें क्या यूज हो रहा है, can see the stoichiometry, 1 mole of bromine is required, and 1 mole of bromine के लिए हमें क्या करना है, we have to do what we have to break 1 mole of bromine bonds, that means पूरी की पूरी डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ब्रोमीन एटम बन गया। अब ब्रोमीन एटम बनने के बाद मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, Br माइनस में। तो Br माइनस में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगेगी, डेल्टा HEG, डेल्टा HEG लगेगा, है कि नहीं। Br एटम को Br नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए Eg लगेगा, डेल्टा HEG लगेगा। अब चूंकि यहाँ पे कितने मोल्स है, यहाँ पे ना 2 मोल ऑफ ब्रोमीन, तो मुझे 2 मोल्स ऑफ ब्रोमीन को किसमें कन्वर्ट करना है, 2 मोल ऑफ ब्रोमीन आयंस, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ ब्रोमीन आयन को बनाने के लिए लगेगी डेल्टा HEG। तो 2 मोल्स ऑफ ब्रोमीन को 2 मोल्स ऑफ Br नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगेगा, ट्वाइस डेल्टा HEG, ठीक है। अब मसला खत्म हो गया। Br ऑलरेडी दिस इज इन द गैसियस स्टेट, दिस इज अगेन इन द गैसियस स्टेट। अब Mg2 पॉजिटिव और 2 Br नेगेटिव आयंस ये आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ MgBr2, एंड फॉर दिस प्रोसेस वी बी रिक्वायरिंग डेल्टा H लैटिस, डेल्टा H लैटिस, ठीक। So according to Hess's law, what will be the formula for this overall concept, डेल्टा H फॉर्मेशन किसके बराबर होगा, डेल्टा H फॉर्मेशन किसके बराबर होगा, नंबर 1 डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस डेल्टा H आयनाइजेशन प्लस डेल्टा H वेपराइजेशन प्लस डेल्टा H डिसोसिएशन प्लस उसके बाद ट्वाइस डेल्टा HEG प्लस डेल्टा H लैटिस। You'll be simply given the values of all the terms, ठीक है ना। फिर वहां पे आपको साइंस का ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पर डेल्टा H सब्लिमेशन हमेशा देना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। डेल्टा H आयनाइजेशन देना पड़ता है, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। डेल्टा H वेपराइजेशन पॉजिटिव होगा। डेल्टा H डिसोसिएशन भी देना पड़ता है, ये भी पॉजिटिव होगा। लेकिन डेल्टा HEG का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इन चीजों का ख्याल रखना है। देन ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। तो ये अननोन है, यू कैन इजीली ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा H लैटिस, ठीक। सो इस तरीके से हम बॉर्न-हैबिट साइकिल किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए सेटअप कर सकते हैं और उसका लैटिस एनर्जी का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। Now we'll be discussing about the properties of ionic compounds, ठीक। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आयनिक कंपाउंड्स की है, दैट इज दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, ठीक। कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा कि गैसियस स्टेट में होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उनके जिनका वो बना है, जिन स्पीशीज का वो बना है, उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितना है, ठीक है ना। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है
तो वो सबस्टेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है तो लिक्विड स्टेट में, अगर बहुत ही वीक है तो वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। ठीक। नंबर सेकेंड, दूसरी प्रॉपर्टी जो आयनिक कंपाउंड्स की है दैट इज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक। तो पहली बात यही कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसी चीज पे डिपेंड करता है कि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने स्ट्रांग है। जाहिर सी बात है इनमें स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है तो उन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा टेम्परेचर लगेगा उन आयनिक कंपाउंड्स को मेल्ट करने के लिए और बॉइल करने के लिए। ठीक है। नंबर थर्ड, तीसरी प्रॉपर्टी जो है आयनिक कंपाउंड्स की, दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स। दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक। नाउ इलेक्ट्रोलाइट्स आपको पता होगा कि इनको कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हम उन सबस्टेंसेस को कहते हैं जो आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है ना, जो आयोनाइज होते हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ठीक। जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। ठीक है। यू नो, अगर फॉर एग्जांपल मैं सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लूं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। तो इस सोडियम क्लोराइड को अगर हम किस में डालते हैं, वाटर में। ठीक है। तो वाटर में जाने पे ये क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू Na पॉजिटिव आयंस प्लस Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है। तो जो सबस्टेंस वाटर में जाने पे आयोनाइज होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, अगर इनके एक्वस सोल्यूशन में, इन इलेक्ट्रोलाइट्स के एक्वस सोल्यूशन में अगर हम दो इलेक्ट्रोड्स डिप करें, दो मेटालिक रॉड्स को डिप करें, एक मेटालिक रॉड को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और इसमें NaCl प्रेजेंट होगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। व्हाट विल हैपन, Na positives will move towards the negative plate and Cl negatives will move towards the positive plate. Okay? As a result of that, there will be ionic conduction, or we can say there will be conduction of electricity, but the conduction of electricity will not be because of the electrons, it will be because of the movement of ions towards their respective electrodes। ठीक है ना। such species are called as electrolytes। ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइट हम किसको कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे उस सबस्टेंस को जो जब उसको वाटर में डाला जाता है या फिर उसको मेल्ट किया जाता है, ठीक, वो आयोनाइज हो जाता है, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और आयंस में कन्वर्ट जब होता है, सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और इन दियर मोल्टन स्टेट। ठीक। सो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो कि कनेक्टेड है बेसिकली नॉट ओनली टू दिस चैप्टर दैट द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स बट विच विल बी कनेक्टेड इट टू द connecting it to the properties of the elements, ठीक, and that is solubility of ionic compounds। ठीक। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक। सॉल्युबिलिटी मींस कि ये किस में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है। नाउ डिसोल्यूशन के लिए कौन सा सबस्टेंस किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, उसके लिए एक जनरल फ्रेज हम यूज करते हैं, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आप एक सॉलिड सोल्यूट लेते हो, आप एक सोल्यूट लेते हो, ठीक है ना, उस सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डालते हो, ठीक है, वो सॉल्वेंट उस सोल्यूट को तभी डिसॉल्व कर सकेगा जब उसकी वो केमिकली एक दूसरे से मिलते हो। ठीक है ना। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें, वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ सबस्टेंसेस। एक को हम बोलते हैं पोलर सबस्टेंसेस, दूसरे को हम बोलते हैं नॉन पोलर। ठीक है। जैसा कि हमने डायपोल मूवमेंट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था, पोलर और नॉन पोलर किनको कहते हैं। ठीक है। तो अगर हमारा सोल्यूट
पोलर सोल्यूट है, ठीक, वो अपने ही जैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा अच्छे से, ठीक है ना। दैट मीन्स पोलर सोल्यूट विल बी सॉल्युबल मोर इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, ठीक। एंड नॉन पोलर सोल्यूट्स किसमें डिसॉल्व होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक। सो वी हैव अ जनरल फ्रेज, जनरल टर्म हियर, like dissolves like, ठीक। polar solutes will be soluble in polar solvents and non-polar solutes will be soluble in non-polar solvents, ठीक है ना। अब अगर हम सोडियम क्लोराइड या किसी भी आयनिक कंपाउंड की बात करें, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ठीक, तो सोडियम क्लोराइड ऑलरेडी किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? एज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। सो दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द आयोनाइज्ड स्टेट। ये ऑलरेडी किस स्टेट में होता है? आयोनाइज्ड स्टेट में, इन सच अ वे दैट इसके अंदर नेकेड पॉजिटिव और नेकेड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, ठीक है। तो क्या ये पोलर होंगे? यस, दे आर पोलर। ऑब्वियसली ये किस में सॉल्युबलाइज होंगे? दे विल बी मोर सॉल्युबलाइज्ड इन नॉन पोलर, सॉरी, इन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। सो सोडियम क्लोराइड or any other ionic compounds, they are already in the ionized state, so they are already polar in nature, they will be soluble more in polar solvents, ठीक, polar solvents। अब polar solvent कौन है हमारे पास? मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो इसका है, वाटर, ठीक। तो वाटर आपको पता है, हमने बताया हुआ है ऑलरेडी, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वाटर में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव। फिर हमने ये भी बताया था कि इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और नेट इसमें डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं होता है, इसका म्यू नॉन जीरो होता है, दैट मींस इट इज ए पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। सो अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे, वाटर में ये बिल्कुल अच्छे तरीके से डिसॉल्व होगा। आप सबों ने देखा होगा कि सोडियम क्लोराइड को अगर हम, कॉमन साल्ट को अगर हम वाटर के गिलास में डालते हैं, वो उसमें आराम से डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहां पे और बात करते हैं इसके रिलेटेड। डिसॉल्व होने का मतलब क्या है? यहां पे देखिए, अगर हम सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की बात करें, ठीक, तो हमने बताया सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में क्या होता है? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो मैंने बताया था इनमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस के दरमियान स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। लेकिन जैसे हम उस सॉलिड सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं, व्हाट हैपेंस? वो वहां पे गायब हो जाता है। गायब होने का मतलब डिसॉल्व हो जाता है, ठीक। डिसॉल्व होने का मतलब ये कि वहां पे बेसिकली वो, अब इनके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वहां पे मेंटेन नहीं रहता है, ठीक। इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे क्या हो जाता है? ये कट आउट हो जाता है, ठीक है ना। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। जब इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गया तो इनका क्रिस्टल लैटिस क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, ठीक। और क्रिस्टल लैटिस अगर ब्रेक हो गया, उसी का मतलब ये सॉल्वेंट के अंदर क्या हो गए? डिसॉल्व हो गए, ठीक। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सोडियम क्लोराइड के दरमियान जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको ब्रेक करने के बाद ही ये डिसॉल्व होगा, ठीक है ना। नाउ द ऑब्वियस क्वेश्चन इज दैट इस सोडियम क्लोराइड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करवाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली, ठीक है ना। और वो एनर्जी आती कहां से है, ठीक है ना। अगर आपने देखा होगा, अगर आप एक सोडियम क्लोराइड का एक स्पून एक वाटर के गिलास में डालेंगे, क्या आप उसको कुछ एनर्जी देते हैं डिसॉल्व होने के लिए? नहीं, बल्कि आप देखते हैं कि वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, ठीक। सो विदाउट गिविंग एनर्जी वो डिसॉल्व कैसे होता है? क्या इसका मतलब यह है कि उस सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करने के लिए, इस NaCl बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत ही नहीं लगती है? नहीं, ठीक। एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो एनर्जी हम नहीं देते हैं, बल्कि वो एनर्जी सॉल्वेंट में ही अवेलेबल होती है, ठीक है ना। कैसे अवेलेबिलिटी होती है एनर्जी की, उसके बारे में हम बात करेंगे। दैट मीन्स विल बी बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर। सो मैकेनिज्म ऑफ सॉल्युबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। से फॉर एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल लिया, तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? दैट विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक। नाउ
इस सोडियम क्लोराइड को मैं किसमें डाल रहा हूं, वाटर में, ठीक। तो जाहिर सी बात है जैसे ही मैंने इसको ग्लास ऑफ वाटर में डाल दिया, इसके चारों तरफ क्या आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है ना। लेकिन वो वाटर मॉलिक्यूल्स, उनका अभी हमने स्ट्रक्चर बताया, उनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक। और उस स्ट्रक्चर में इनका ऑक्सीजन वाला एंड होता है नेगेटिवली चार्ज और हाइड्रोजन वाला एंड होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सबसे पहले इस सोडियम क्लोराइड के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, ठीक है ना। वो वाटर मॉलिक्यूल्स, उनका इस सोल्यूट के इर्द गिर्द जमा होने की प्रोसेस को हम नाम देते हैं सॉल्वेशन, ठीक। जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के इर्द गिर्द जमा होने लगते हैं, उस प्रोसेस को हम सॉल्वेशन कहते हैं, ठीक। और अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है तो उस वक्त उस प्रोसेस को, सॉल्वेशन प्रोसेस को स्पेशली नाम दिया जाता है, उसको हम हाइड्रेशन का नाम देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इस सोडियम क्लोराइड के इर्द गिर्द क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, ठीक है ना। अब वही वाटर मॉलिक्यूल्स इस सोडियम क्लोराइड के इर्द गिर्द कैसे जमा होंगे, अब क्योंकि इसके पास दो एंड्स है, एक एंड है पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा एंड है नेगेटिवली चार्ज, ठीक। और वाटर मॉलिक्यूल के पास भी दो एंड्स है, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। और वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरीके से इस सोडियम क्लोराइड के इर्द गिर्द, मतलब अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट कर देते हैं इन सच अ वे कि इस पॉजिटिवली चार्जड आयन के सामने इस वाटर का नेगेटिवली चार्जड एंड आ जाए, ठीक। और नेगेटिवली चार्जड क्लोराइड आयंस के सामने इस वाटर का पॉजिटिव चार्जड एंड आ जाए, ठीक। सो दैट मीन्स इनमें जो हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है वो बिल्कुल इस तरीके से होती है। फॉर एग्जांपल ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीजन वाला एंड क्या है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज के नजदीक आ गया, बिल्कुल ऐसे ही ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ठीक। ये वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक, लाइक दिस। इस तरीके से सोडियम के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, ठीक। और यही वाटर मॉलिक्यूल्स Cl नेगेटिव के इर्द गिर्द इस तरीके से जमा हो जाते हैं। आप देख सकते हैं क्लियरली, सोडियम क्लोराइड को जैसे ही हमने वाटर के अंदर डाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड के इर्द गिर्द जमा होते हैं, ठीक। मगर चूंकि वाटर एक डाइपोलर स्पीशीज है, इसका एक नेगेटिव एंड है और एक पॉजिटिव एंड है, और सोडियम क्लोराइड भी, उसके अंदर भी एक पॉजिटिव एंड है और एक नेगेटिव एंड प्रेजेंट है, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वाटर मॉलिक्यूल्स इसको ऐसे सराउंड करते हैं इन सच अ वे दैट Na पॉजिटिव के अराउंड ऑक्सीजन वाला एंड नेगेटिवली चार्ज एंड उसके सामने आ जाए, और Cl नेगेटिव के इर्द गिर्द वाटर का H पॉजिटिव वाला, H वाला एंड, हाइड्रोजन वाला एंड जो कि डेल्टा पॉजिटिव है, वो इसके सामने आ जाए। सो ऑक्सीजन के ऊपर ये डेल्टा नेगेटिव वाला एंड है, डेल्टा नेगेटिव हर एक के ऊपर। अब आप क्लियरली देख रहे हैं कि इस पॉजिटिवली स्पीशीज के अराउंड नेगेटिवली एंड्स आ रहे हैं, नेगेटिवली चार्जड एंड्स आ रहे हैं, ठीक। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन वाला एंड क्या है, पॉजिटिव, और क्लोरीन वाला एंड कौन सा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव एंड ऑफ द वाटर डाइपोल एंड नेगेटिव एंड ऑफ द क्लोरीन, नेगेटिवली चार्जड क्लोरीन आयन जो है, उनके दरमियान अट्रैक्शन होगी, ठीक है ना। और उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, एनर्जी विल बी रिलीज, ठीक। और वही एनर्जी जो यहाँ पे सॉल्वेशन या हाइड्रेशन की वजह से रिलीज होगी, वही एनर्जी दैट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड, फॉर ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी वही इस Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्रिस्टल लैटिस ब्रेक हो जाएगी और सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ उस एनर्जी को जो निकलती है बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन और बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन, ठीक है ना, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक। तो यहां पे एक और टर्म आ रही है, दैट्स कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, और वी कैन कॉल इट एज डेल्टा H हाइड्रेशन और
एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रेशन एनर्जी किसको हम कहेंगे? वी कैन से दैट इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of an ionic compound is hydrated। ठीक है ना, जब 1 mole of an ionic compound क्या हो जाएगा? हाइड्रेट हो जाएगा या सॉल्वेट हो जाएगा, उस वक्त कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, सो हाइड्रेशन एनर्जी सिंपली क्या है? जब भी किसी आयनिक कंपाउंड को हम वाटर में डालते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स उस आयनिक कंपाउंड के अराउंड जमा हो जाते हैं इन सच अ वे दैट द नेगेटिव एंड ऑफ द डाइपोल फेसेस द पॉजिटिव आयन एंड द पॉजिटिव एंड ऑफ द डाइपोल फेसेस द नेगेटिव आयन। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक, दैट एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड when 1 mole of an ionic compound is hydrated is what we call as hydration energy। ठीक है ना, अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है वो ये कि सोडियम क्लोराइड के दरमियान बॉन्ड जो बना है उसमें भी कुछ अट्रैक्शन है, और हाइड्रेशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना, वो एनर्जी जो यहां पे रिलीज होगी, अगर वो एनर्जी इस Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में कामयाब होता है, मतलब अगर वो हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा कि वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर सके? ब्रेक कर सके। ठीक है ना, तब जाके NaCl का क्रिस्टल ब्रेक होगा और NaCl डिसॉल्व होगा। ठीक है ना, और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हमने किस टर्म्स में मेजर किया था? लैटिस एनर्जी के टर्म्स में। ठीक है ना, सो दैट मींस देयर आर टू टर्म्स, वन इज डेल्टा H लैटिस एंड अनदर इज डेल्टा H हाइड्रेशन। ठीक, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है, लैटिस एनर्जी ज्यादा होने का मतलब आयंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है ना, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब यहां पे रिलीज इन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है ना, नाउ NaCl का बॉन्ड ब्रेक होगा कि नहीं होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा ना इन्हीं दो वैल्यूज पे। अगर डेल्टा H हाइड्रेशन का वैल्यू ज्यादा है, अगर डेल्टा H हाइड्रेशन का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है डेल्टा H लैटिस, डेल्टा H लैटिस। ठीक, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी, जो एनर्जी निकलती है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए। तो जाहिर सी बात है क्या होगा? NaCl का क्रिस्टल ब्रेक होगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ठीक है ना, सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक, और दैट मींस कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी क्या है? द कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी इज डेल्टा H हाइड्रेशन शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा H लैटिस। ठीक, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारे नीट एग्जाम्स में, जेईई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कंपाउंड्स दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है इनमें से सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है? ठीक है ना, इनमें से लेस सॉल्युबल कौन होगा, इनमें से इनसॉल्युबल सब्सटेंस कौन होता है? ठीक है ना, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, और वो क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास जो मतलब रास्ता है उसको करने का वो ये है कि अगर डेल्टा H हाइड्रेशन का वैल्यू डेल्टा H लैटिस से क्या है? ज्यादा है, तब जाके कंपाउंड क्या होगा? सॉल्युबल। ठीक, और अगर डेल्टा H हाइड्रेशन का वैल्यू कम है डेल्टा H लैटिस से, हमारा मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल होगा। ठीक है ना, हम फर्दर सॉल्युबिलिटी के ऊपर आएंगे, उससे पहले हम कुछ और टर्म्स की बात करेंगे, दैट विल बी फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक, factors affecting hydration energy। फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी पे कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? नंबर फर्स्ट, पहला फैक्टर जो है दैट इज द चार्ज, चार्ज ऑफ द आयंस। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपका Na पॉजिटिव मैंने डाला वाटर में और Mg2 पॉजिटिव वाटर में डाला। ठीक, इसके इर्द गिर्द भी वाटर मॉलिक्यूल्स जमा होंगे और इसके इर्द गिर्द भी वाटर मॉलिक्यूल्स जमा होंगे कि नहीं? ठीक, दोनों की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे। ठीक है ना, हाइड्रेशन दोनों की होगी। ठीक, मगर अब जाहिर सी बात है ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स
किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक, सिंपल सी बात है, Na पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू कम है, ठीक है, Mg2 पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू ज्यादा है, तो Mg2 पॉजिटिव क्या करेगा, ये ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा हाइड्रेशन होगी, ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, सो वी कैन सिंपली से दैट चार्ज जितनी ज्यादा होगी उतना डेल्टा एच हाइड्रेशन का वैल्यू भी ज्यादा होगा। ठीक, चार्ज ऑफ द आयन जितना ज्यादा होगा उतना हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू भी ज्यादा होगा। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपका Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, Na पॉजिटिव से। ठीक, इसी तरीके से अगर हम कहें F नेगेटिव की हाइड्रेशन एनर्जी और O2 माइनस की हाइड्रेशन एनर्जी, ज्यादा हाइड्रेशन किसकी होगी, जिसकी चार्ज ज्यादा है उसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी। O2 माइनस के इर्द गिर्द ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, F माइनस के इर्द गिर्द कम ही वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, सो पहला फैक्टर जिसपे हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करता है दैट इज चार्ज। ठीक, मोर इज द चार्ज ऑन द कैटायन एंड द एनायन, मोर इज द हाइड्रेशन एंड हेंस मोर इज द रिलीज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक, दूसरा फैक्टर है साइज। ठीक, तो जितना साइज ज्यादा होगा, लास्ट टाइम भी हमने बताया था, अगर ये साइज वाला आयन है और ये साइज वाला आयन है, इस पे भी 1 पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने बताया था कि जितना स्फीयर का साइज कम होता है उतना उस पे चार्ज ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है और उतना वो ज्यादा अट्रैक्शन कर सकता है। ठीक, सो वी कैन सिंपली से दैट जितना साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना डेल्टा एच लैटिस का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एच लैटिस का वैल्यू कम होगा, और वी कैन से डेल्टा एच लैटिस is inversely proportional to the size of the cation as well as the size of the anion। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें अगर हम कहें इनको अरेंज करें इन द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर, अरेंज द फॉलोइंग, आई से क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of delta H hydration। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 है Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, Cs पॉजिटिव। ठीक, नंबर 2 you have F negative, Cl negative, Br negative, I negative। ठीक, नंबर 3 you have N3 minus, you have O2 minus, you have F minus। ठीक, नंबर 4 you have for example Mg2 positive, Al3 positive, Na positive। ठीक, we have to arrange the following in the decreasing order। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, बहुत ही सिंपल है, शाबाश। You'll see this one। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, चार्ज। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था चार्ज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर देन साइज। ठीक है, सो यू हैव द सेम चार्ज स्पीशीज, दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप दैट इज द अल्कली मेटल्स, सबों पे सेम चार्ज है। अब हाइड्रेशन किसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली जिसपे चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज सबों पे सेम है, और जिसका साइज कम होगा, एंड यू नो डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं साइज डिक्रीज होता है, साइज अगर डिक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, सॉरी डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, साइज अगर इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, सो दैट मीन सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन किसकी होगी, Na पॉजिटिव की हाइड्रेशन ज्यादा होगी K पॉजिटिव से, K पॉजिटिव की हाइड्रेशन ज्यादा होगी Rb पॉजिटिव से, Rb पॉजिटिव की हाइड्रेशन ज्यादा होगी सीजियम पॉजिटिव से। ठीक है, सो सबसे हाईएस्ट हाइड्रेशन इसकी होगी, सो दिस विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रेशन एनर्जीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, अगेन दे बिलोंग टू द सेम फैमिली विद द सेम चार्ज, अगेन इट विल बी डिसाइडेड बाय द साइज। इसका साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक, सबसे कम हाइड्रेशन किसकी होगी, I माइनस की। ठीक,
अब उसके बाद N3 माइनस तो O2 माइनस F माइनस, इनकी चार्जेस पहले ही अलग अलग है. मोर इज द चार्ज, मोर इज द हाइड्रेशन, मोर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी. N3 माइनस की हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगी, O2 माइनस का उससे कम, F माइनस का उससे कम. ठीक, अब यह Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव. शाबाश. सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसकी होगी? तो इसका आंसर होगा Al3 पॉजिटिव का सबसे ज्यादा, उसके बाद Mg2 पॉजिटिव और उसके बाद Na पॉजिटिव. ठीक, so these are some important factors which affect hydration energy. फिर से वापस आते हैं सॉल्युबिलिटी पे. तो अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, हमने अभी बताया सॉल्युबलाइज होने के लिए कंडीशन क्या है? द कंडीशन इज दैट डेल्टा एच हाइड्रेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा एच लैटिस. ठीक, सो दैट मीन सॉल्युबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सॉल्युबिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? शाबाश. सॉल्युबिलिटी विल ऑब्वियसली डिपेंड अपॉन हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी. ठीक, किसी सब्सटेंस को सॉल्युबलाइज होने के लिए हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होना चाहिए? ज्यादा. दैट मीन्स डेल्टा एच हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. ठीक, जितनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी. ठीक है, और अगर हम डेल्टा एच लैटिस की बात करें, जितना डेल्टा एच लैटिस का वैल्यू ज्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी. ठीक, जितना डेल्टा एच लैटिस का वैल्यू ज्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी. ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव बीन गिवन दिस कंपाउंड LiCl. ठीक, then we have NaCl, then we have KCl. ठीक, then we have RbCl and CsCl. ध्यान से देखिएगा. ठीक, हमें क्या करना है? अगर हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, वी हैव बीन गिवन दीज कंपाउंड्स, क्लोराइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स. ठीक है, वी हैव बीन आस्क्ड अ क्वेश्चन कि इनका ऑर्डर बताइए, सॉल्युबिलिटीज का ऑर्डर क्या होगा इन वाटर. ऑब्वियसली, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी इन वाटर का ऑर्डर क्या होगा. ठीक, तो दैट मीन्स हमें देखना है ना कि इनमें से ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा और लेस सॉल्युबल कौन होगा. ठीक, सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाइड्रेशन एनर्जी पे और लैटिस एनर्जी. ठीक है, तो मैं हाइड्रेशन एनर्जी देखूंगा, जिसमें हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक, उसकी सॉल्युबिलिटी का वैल्यू भी क्या होगा? ज्यादा. और जिसकी लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी. ठीक, तो मैं इनके लिए चेक करूंगा ना, यही हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर और लैटिस एनर्जी का फैक्टर. ठीक, तो आइए चलिए चेक करते हैं. सबसे पहली बात, इन सबों में एनायन क्या है? कॉमन है. ठीक, तो एनायन का रोल सॉल्युबिलिटी में सबों के केस में क्या रहेगा? सेम. ठीक है ना, क्योंकि Cl नेगेटिव की हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी हर किसी कंपाउंड में क्या रहेगी? सेम रहेगी. ठीक है, सो दैट मीन्स ये अब किस पे डिपेंड करेगा कि ये ज्यादा सॉल्युबल होगा कि कम सॉल्युबल होगा? ये डिपेंड करेगा कैटाइन के ऊपर. ठीक, तो आइए चलिए देखते हैं कैटाइन के बारे में. इसमें कैटाइन कौन है? Li पॉजिटिव. इसमें कैटाइन कौन है? Na पॉजिटिव. इसमें कौन है? K पॉजिटिव. यहाँ पे कौन है? Rb पॉजिटिव. यहाँ पे है Cs पॉजिटिव. ठीक, तो मेरे पास ये कैटाइंस है, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव एंड Cs पॉजिटिव. ठीक, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. लिथियम पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है. ठीक, तो अगर मैं इनके पहले फैक्टर की बात करूं, डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें. ठीक, अगर हम इनकी क्या करें? हाइड्रेशन, अगर हम इनकी हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें. चलिए मैं लिथियम क्लोराइड को छोड़ देता हूं फिलहाल. NaCl, KCl, RbCl और CsCl की बात करते हैं. ठीक, हाइड्रेशन एनर्जी की अगर हम इनकी बात करें, हाइड्रेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो वी कैन से Na पॉजिटिव की हाइड्रेशन ज्यादा होगी कि K पॉजिटिव की. अभी हमने देखा
यहाँ पे साइज Na पॉजिटिव का कम है तो इसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, इसकी उससे कम होगी, इसकी उससे कम होगी। ठीक है, तो अगर मैं डेल्टा H हाइड्रेशन की बात करूं, यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक, तो व्हाट शुड हैपन टू द सॉल्युबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होना चाहिए, कम। दैट मींस NaCl सबसे ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए और CaCl सबसे लेस सॉल्युबल होना चाहिए। फाइन, ठीक। अब दूसरा फैक्टर अगर हम देखें, डेल्टा H लैटिस, डेल्टा H लैटिस। ठीक है, तो डेल्टा H लैटिस की अगर मैं बात करूं, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, CS पॉजिटिव, किसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, शाबाश, Na पॉजिटिव की, क्योंकि Na पॉजिटिव का साइज कम है, इसकी लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है लैटिस एनर्जी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, साइज पे और चार्ज पे। मोर इज द चार्ज, मोर इज द लैटिस एनर्जी, स्मॉलर इज द साइज, मोर इज द लैटिस एनर्जी। ठीक है, नाउ इसकी लैटिस एनर्जी का वैल्यू सबसे ज्यादा, उसके बाद इसका कम, इसका कम, इसका कम। सो लैटिस एनर्जी का क्या होता है, यहां से लेके यहां तक लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। अगर लैटिस एनर्जी कम होगा, सॉल्युबिलिटी का क्या होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज। ठीक, solubility should increase. That means गड़बड़ होगी, गड़बड़ ये होगी कि डेल्टा H हाइड्रेशन के बेसिस पे अगर मैं इनकी सॉल्युबिलिटीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, आई विल बी सेइंग दैट सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज। ठीक, और अगर लैटिस एनर्जी के बेसिस पे मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं तो लैटिस एनर्जी कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। ये समझ रहे हैं आप, देखिए हाइड्रेशन एनर्जी Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव और CS पॉजिटिव की डिक्रीज हो रही है ना, Na पॉजिटिव से CS पॉजिटिव तक। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है ना, लैटिस एनर्जी देखिए, Na पॉजिटिव का ज्यादा, K पॉजिटिव का कम, Rb पॉजिटिव का कम, CS पॉजिटिव का कम, तो लैटिस एनर्जी भी क्या हो रही है, डिक्रीज। लैटिस एनर्जी जब डिक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी का क्या होगा, सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज। दैट मींस द टू फैक्टर्स आर अपोजिंग ईच अदर। एक की वजह से सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए, दूसरे की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए। ठीक है ना, अब हमें क्या देखना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है कि इसकी सॉल्युबिलिटी या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। अब ये फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट है कि ये फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है ना, थ्योरेटिकली हम कुछ नहीं कह सकते, इट्स एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड फैक्ट। ठीक है ना, तो एक्सपेरिमेंटली इनकी सॉल्युबिलिटीज को चेक किया जाएगा, लेकिन नीट एग्जाम्स में हमें एक्सपेरिमेंटली तो ये नहीं करना है। अब हमारे पास कोई ट्रिक होनी चाहिए, कोई ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिससे हम क्या कर सके, जिससे हम ये बता सके कि वहां पे लैटिस एनर्जी ज्यादा डोमिनेंट है कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा डोमिनेंट है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल ट्रिक याद रखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको आगे भी जरूरत पड़ेगा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है ना, वहां पे भी इस चीज की जरूरत पड़ेगी, वहां पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सॉल्युबिलिटी के रिलेटेड। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, आई एम सेइंग हियर दैट व्हाट इज द ट्रिक। द ट्रिक इज सिंपली दैट अगर कॉमन आयन मतलब इसमें कॉमन आयन कौन है, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, यहां पे भी Cl नेगेटिव, यहां पे भी Cl नेगेटिव, यहां पे। ठीक है ना, इफ द कॉमन आयन इज स्मॉल, इफ द कॉमन आयन इज स्मॉल, अगर कॉमन आयन का साइज क्या है, छोटा है। ठीक, कौन कौन होते हैं छोटे साइज वाले आयन्स, यहां पे याद रखिए, इट कैन बी H माइनस। ठीक, अगर कॉमन आयन ये है H माइनस है, ठीक, या यू हैव F माइनस, ठीक, you have OH minus, ठीक, you have Cl minus, ठीक, you have Li positive, you have Na positive, या अगर कॉमन आयन होगा ग्रुप सेकंड, ग्रुप 2 कैटाइंस, ग्रुप 2 कैटाइंस मतलब बेरिलियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव। अल्कली मेटल्स में सिर्फ कौन, Li पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव, दे आर कंसिडर्ड एज स्मॉल आयंस, H माइनस, F माइनस, OH माइनस, Cl माइनस। ठीक है ना, अगर ये आयंस है, इफ दीज आयंस, among these ions there is a common ion, ठीक है ना, तो मतलब अगर कॉमन आयन क्या है, छोटा है। ठीक है, अगर कॉमन आयन छोटा है तो यू रिमेंबर दैट डेल्टा H लैटिस, डेल्टा H
lattice is dominant. Delta H lattice is dominant. ठीक, डेल्टा एच लैटिस इज डोमिनेंट. सॉरी यहां पे आप याद रखिएगा कि H नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव is considered as a larger ion. ठीक, delta H lattice becomes dominant. That means solubility will be decided by lattice energy. ठीक है ना. और अगर आपके आयंस, आपका कॉमन आयन, अगर आपका कॉमन आयन क्या है, लॉरिसाइज्ड, ठीक है ना. मतलब मिसाल के तौर पर आपका पॉली एटॉमिक आयंस है, यू हैव सल्फेट आयन, ठीक, यू हैव परक्लोरेट आयन ClO4 माइनस, आपका आयन है NO3 माइनस, आपका आयन है CO3 माइनस. अगर ये कॉमन आयन है, या HCO3 माइनस है, ठीक, या फिर यहां पे देखिए लिथियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, या फिर K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव है, ठीक, या फिर इसी तरीके से K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव एंड CS पॉजिटिव आयंस. ठीक, ये वाले आयंस, ठीक है ना. अगर इनमें से आयन कोई कॉमन आयन है, मतलब लार्ज साइज वाला आयन कॉमन आयन है, ठीक, तो वहां पे आप याद रखेंगे solubility will be decided by delta H hydration. ठीक, delta H hydration becomes dominant. इसी तरीके से इसमें बाकी जो आयंस बचते हैं, Cl नेगेटिव है लॉरिसाइज्ड आयन, Br नेगेटिव है लॉरिसाइज्ड आयन, I नेगेटिव है लॉरिसाइज्ड आयन. ठीक है ना. उस वक्त क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेंट फैक्टर होगा. ठीक, अगर यही स्मॉल ट्रिक, छोटी सी ट्रिक हम इस पे अप्लाई करें, ठीक, तो वी आर फाइंडिंग हियर दैट इसमें कॉमन आयन कौन सा है हमारा, Cl नेगेटिव. Cl negative is the common ion. Cl negative is the common ion, and you find Cl negative ions among larger ions. ठीक, Cl negative ion क्या है, larger ion है. ठीक है ना. तो अगर common ion large है, अगर common ion larger है, ठीक है, what will happen? डेल्टा H हाइड्रेशन डिसाइड करेगा. और अगर डेल्टा H हाइड्रेशन का हम देखें, डेल्टा H हाइड्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज. सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज. दैट मींस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट विल बी NaCl की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, KCl की सॉल्युबिलिटी कम होगी, RbCl की उससे कम. सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, सीजियम क्लोराइड की. और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया. हमने बताया कि अगर हमें मॉलिक्यूल्स दिए गए होंगे, आयनिक कंपाउंड्स दिए गए होंगे, और हमसे पूछा जाएगा इनकी सॉल्युबिलिटीज का ऑर्डर बताइए. ठीक, तो सॉल्युबिलिटी को हम डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा H हाइड्रेशन एंड डेल्टा H लैटिस. ठीक है. नाउ मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, डेल्टा H हाइड्रेशन और डेल्टा H लैटिस, जैसे हमने यहां पे दिखाया, वो डिफरेंट रिजल्ट शो करते हैं. डेल्टा H हाइड्रेशन के हिसाब से सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए यहां से लेके वहां तक, और डेल्टा H लैटिस के हिसाब से सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए. ठीक है ना. अब solubility decrease होगी कि increase होगी, that is decided by whether delta H hydration is dominant or delta H lattice is dominant. ठीक, and it has been found experimentally. Experimentally देखा जाता है कि जब भी कॉमन आयन क्या होगा, छोटा होगा. कॉमन आयन छोटा होगा. कॉमन आयन छोटा कौन कौन हो सकता है, या ये, या F नेगेटिव, या OH नेगेटिव, या Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, या ग्रुप सेकंड के कैटायंस. ठीक है ना. उस सूरत में, छोटे कॉमन कैटायन होने की सूरत में, लैटिस एनर्जी डोमिनेंट होता है. तो मतलब जो ऑर्डर लैटिस एनर्जी से सॉल्युबिलिटी का मिलेगा, वही ऑर्डर सही ऑर्डर होगा सॉल्युबिलिटी का. लेकिन अगर कॉमन आयन बड़ा है, इनमें से कोई आयन है, ठीक है ना, उस वक्त हाइड्रेशन एनर्जी डिसाइड करेगा सॉल्युबिलिटी का क्या होगा. जैसे कि यहां पे हमने इस क्वेश्चन में हमने देखा, the common ion is Cl minus, which is a larger cation, larger ion. So solubility is decided by hydration energy, and according to hydration energy decreases from NaCl to CsCl, and solubility also decreases. That means solubility should decrease. यहाँ पे लैटिस एनर्जी के बेसिस पे एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी नहीं होगी. ठीक है ना. तो बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट हमने सीखा. इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, एक नोट मुझे याद आया, नोट करके आप लिखेंगे. हमने अभी बताया ना कि ये आयन CO3 माइनस और HCO3 माइनस, ये आयंस, ये दो आयंस पर्टिकुलरली, ये किस तरह के आयंस है, लारिसाइज्ड आयंस है. ठीक है ना. मगर अगर ये आयंस कौन से, CO3 माइनस एंड HCO3 माइनस, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयंस. ठीक,
अगर ये किन के साथ लगे हुए हैं, इफ दे आर लिंक्ड टू अल्कली मेटल्स, इफ दे आर लिंक्ड टू एनी ऑफ द अल्कली मेटल्स, क्योंकि आपको पता है अल्कली मेटल्स का साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। अल्कली मेटल्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, उनके आयंस का भी साइज बड़ा होता है। इफ CO3 minus HCO3 minus ions are linked to alkali metals, याद रखें, दे आर कंसिडर्ड एज स्मॉल आयंस। उस वक्त इनको क्या माना जाएगा, स्मॉल आयन माना जाएगा, ठीक है ना। उस वक्त, सिर्फ उस वक्त, कब, जब CO3 माइनस और HCO3 माइनस किन के साथ लगे होंगे, अल्कली मेटल्स के साथ, उस वक्त इनको माना जाएगा क्या, उस वक्त इनको माना जाएगा स्मॉल साइज आयंस। सो दे विल फॉल इन दिस कैटेगरी एट दैट टाइम, ठीक है, क्लियर। अब इसी ट्रिक के बेसिस पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, आप पहले खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको ये समझ में आ गया, ठीक, उसके बाद में इसके आंसर्स भी बता दूंगा, ठीक है। For example, we are given this set Li, I, Na, Ki, Rbi, Csi. पहला क्वेश्चन, so you have LiNO3, NaNO3, KNO3, you have RbNO3, cesium nitrate, ठीक। Similarly, you have LiClO4, you have NaClO4, KClO4, RbClO4, and CsClO4, for example. Similarly, if you have BeOH whole twice, MgOH whole twice, CaOH whole twice, strontium hydroxide, barium hydroxide. Likewise, if you have Li2CO3, you have Na2CO3, you have K2CO3, you have Rb2CO3, you have CS2CO3, ठीक, and you have BeCO3, NaCO3, KCO3, RbCO3, HCO3, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चंस, सॉरी CsCO3, ये कुछ क्वेश्चंस है, हमें इनकी सॉल्युबिलिटीज का ऑर्डर बताना है, ठीक, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द कॉमन आयन, ठीक। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारा कॉमन आयन कौन है, आई नेगेटिव। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि आई नेगेटिव इज अ लार्ज साइज्ड आयन, ठीक, एंड इफ द कॉमन आयन इज लार्ज साइज्ड आयन व्हिच विल डिसाइड हाइड्रेशन एनर्जी विल डिसाइड, ठीक है ना। तो यहां पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा दैट विल बी हाइड्रेशन एनर्जी। अब जरा देखिए, ये आपका Li पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, Rb पॉजिटिव है, Cs पॉजिटिव है, ठीक। तो सब पे चार्ज क्या है, सेम। अब इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, तो अगर मैं लैटिस एनर्जी, सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी की बात करूं, हमने अभी बताया ना कॉमन आयन क्या है, लार्ज साइज। इफ द कॉमन आयन इज लार्ज साइज,
हाइड्रेशन एनर्जी विल डिसाइड द सॉल्युबिलिटी, ठीक, एंड इफ द कॉमन आयन इज स्मॉल साइज्ड, लैटिस एनर्जी विल डिसाइड, ठीक। नाउ I'll first see what will happen to the hydration energy. Li positive, Na positive, K positive. यहां से लेके यहां तक जब मैं जाता हूं Li पॉजिटिव से Cs पॉजिटिव की तरफ, ठीक, हाइड्रेशन एनर्जी का क्या होगा, साइज बढ़ेगा, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, ठीक। अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम हुई, व्हाट विल हैपन टू द सॉल्युबिलिटी, शाबाश, यू नो सॉल्युबिलिटी और हाइड्रेशन एनर्जी में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, मतलब LiI की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और सबसे कम सॉल्युबिलिटी होगी सीजियम आयोडाइड की, ठीक। नेक्स्ट वन LiNO3, ठीक। अब यहां पे कॉमन आयन कौन है, NO3, नाइट्रेट आयन। अभी हमने बताया पॉलीएटॉमिक आयंस, दे आर लॉरिसाइज्ड आयंस, दिस इज अ लॉरिसाइज्ड आयन। नाउ डेल्टा H, again hydration will decide, ठीक। Now what happens to the delta H hydration, again Li positive, Na positive, K positive, hydration energy decreases, so solubility will again decrease, that is lithium nitrate will be more soluble than this, than this, fine, ठीक। lithium perchlorate, ठीक है, perchlorate ion again loricized ion, loricized ion है, ठीक है, loricized ion है तो हाइड्रेशन एनर्जी डिसाइड करेगा। हाइड्रेशन एनर्जी का क्या होगा, Li, Na, K, Rb, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी आल्सो डिक्रीजेस। दैट मींस लिथियम परक्लोरेट सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, सबसे कम सॉल्युबल होगा RbClO4, ठीक। नेक्स्ट वन, यहां पे देखिए कॉमन आयन कौन है, OH माइनस, एंड OH माइनस इज व्हाट, OH माइनस इज अ स्मॉल आयन, ठीक। एंड इफ द कॉमन आयन इज स्मॉल, व्हिच वन विल डिसाइड, डेल्टा H लैटिस विल डिसाइड, डेल्टा H लैटिस डिसाइड्स, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या है, Be2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Sr2 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव। तो अगर मैं कहूं Be2 पॉजिटिव से जब मैं Ba2 पॉजिटिव की तरफ जाऊं, व्हाट विल हैपन टू द लैटिस एनर्जी, ठीक। लैटिस एनर्जी का वो भी किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पे और साइज पे। चार्ज सबका सेम है, साइज जिसका कम होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, Be2 पॉजिटिव की लैटिस एनर्जी ज्यादा, Ba2 पॉजिटिव की लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम। दैट मींस लेफ्ट टू राइट, यहां से लेके वहां तक जब मैं जाऊंगा, लैटिस एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज, ठीक। लैटिस एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज होगा। एंड अगर लैटिस एनर्जी कम हुई, लैटिस एनर्जी कम हुई, सॉल्युबिलिटी का क्या होगा, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, ठीक। लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, सो सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, क्योंकि लैटिस एनर्जी और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशनशिप है, indirect, inverse relation, ठीक। Now, so what will be the order here? यहां पे ऑर्डर क्या होगा, BeOH सबसे लेस सॉल्युबल होगा, सबसे मोर सॉल्युबल जो होगा दैट विल बी बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। क्लियर हो रहा है, फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे OH नेगेटिव है, स्मॉल साइज आयन के लिए लैटिस एनर्जी डिसाइड करेगा। तो जब मैं लैटिस एनर्जी को देख रहा हूँ, लैटिस एनर्जी बेरिलियम 2 पॉजिटिव से बेरियम 2 पॉजिटिव की तरफ डिक्रीज हो रहा है। लैटिस एनर्जी अगर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3, ठीक, शाबाश। यहां पे CO3 2 माइनस है, लॉरिसाइज्ड आयन है कि स्मॉल साइज्ड आयन है, लॉरिसाइज्ड आयन है, ठीक। मगर यहां पे अभी हमने नोट लिखा था, if CO3 2 minus is present with alkali metals, these are the alkali metals, ठीक। तो यहां पे CO3 2 minus का एक्ट करेंगे एज स्मॉल आयंस, ठीक। तो आई विल बी कंसीडरिंग दिस एज स्मॉल आयन, नॉट एज अ लार्ज आयन, बिकॉज इट इज लिंक्ड टू alkali metals। और अगर स्मॉल आयन कॉमन आयन है, स्मॉल आयन कॉमन आयन है, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कौन डिसाइड करेगा, लैटिस एनर्जी, ठीक। लैटिस एनर्जी विल डिसाइड द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अगर लॉरिसाइज्ड आयन है तो हाइड्रेशन एनर्जी, स्मॉल साइज्ड आयन है तो लैटिस एनर्जी। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, टिपिकल वन, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। नाउ लैटिस एनर्जी का क्या होगा, Li से लेके सीजियम की तरफ, फिर से सबों में Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, चार्ज तो सबों में सेम है, इसका साइज कम है, साइज कम है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा है, मतलब लिथियम से सीजियम की तरफ लैटिस एनर्जी का क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर लैटिस एनर्जी डिक्रीज हुआ, सॉल्युबिलिटी क्या होगा,
इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। दैट मींस Li2CO3 की सॉल्युबिलिटी कम होगी। सबसे ज्यादा सॉल्युबल कार्बोनेट किसका होगा? सीजियम कार्बोनेट। ठीक, इसी तरीके से बेरिलियम कार्बोनेट Na2 this is not the correct one, sorry. Beryllium carbonate, then I'll say magnesium carbonate, then calcium carbonate, then strontium carbonate, and then barium carbonate. ठीक, यहां पे देख लीजिए, यहां पे CO3 किसके साथ लगा हुआ है? अल्काइल अर्थ मेटल्स के साथ। ठीक, कंडीशन ये है कि अगर CO3 2- अल्कली मेटल्स के साथ होगा तब ये स्मॉल आयन है, लेकिन अगर किसी दूसरे के साथ होगा तो ये क्या है? लार्ज आयन। इट्स ए लार्ज-साइज्ड आयन। ठीक, एंड इफ इट इज अ लार्ज-साइज्ड आयन, कौन डिसाइड करेगा? हाइड्रेशन एनर्जी, डेल्टा H हाइड्रेशन विल डिसाइड। ठीक, और बेरिलियम से लेके बेरियम तक लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी का क्या होगा? इसका साइज छोटा, उसका साइज बड़ा। साइज जितना छोटा होगा उतनी हाइड्रेशन ज्यादा होगी। दैट मीन जितना जितना साइज बढ़ेगा हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर कम हुई तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम। दैट मीन्स BeCO3 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? बेरियम कार्बोनेट की। ठीक, इस तरह से आप सॉल्युबिलिटी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ याद क्या रखना है, अगर हमारा कॉमन आयन लार्ज साइज्ड है हाइड्रेशन एनर्जी डिसाइड करेगा, और अगर हमारा कॉमन आयन कौन सा है? स्मॉल आयन है, तो लैटिस एनर्जी डिसाइड करेगा। ठीक।